फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और सुपरस्टार इन्वेस्टर्स जैसे कि विजय केडिया, आशीष कचोलिया, इन बड़े लोगों के स्टॉक होल्डिंग्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करके हम भी अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं, नेक्स्ट पॉसिबल मल्टीबैगर स्टॉक्स, और अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, जिनस पावर्स, प्रकाश इंडस्ट्रीज, वालचंद्रनगर इंडस्ट्रीज, ये ऐसे कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने 100% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं कुछ ही महीनों में। पर कैसे? बिकॉज ऑफ दिस बिग प्लेयर्स। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स और इवन इन्वेस्टर्स यही जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि सुपरस्टार इन्वेस्टर्स और एफआईआईज ने आखिर कौन से स्टॉक्स को बाय किया है, कहां पर इन्होंने अपने पोजीशन को ऐड किया है। पर आखिर हम कैसे इन बड़े प्लेयर्स के पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं एंड कैसे हम इनके पोर्टफोलियो से बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स को ढूंढ निकाल सकते हैं, यही हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अगर आप इनके स्टॉक होल्डिंग्स को भी देखोगे तो आपको ऐसे स्टॉक्स नजर आएंगे जो कि नेक्स्ट पॉसिबल मल्टीबैगर्स होने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट मल्टीबैगर आइडियाज ले सकते हैं। इवन हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हमें थोड़ा एनालिसिस करना है, क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको एक प्रोसेस मिलेगा, पैरामीटर्स क्या देखने हैं हमें, क्या पॉइंट्स है जिनसे हम इनका पोर्टफोलियो एनालिसिस करके हम भी नेक्स्ट पॉसिबल मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे आते हैं ट्रेंड लाइन वेबसाइट के ऊपर। तो हमें सिंपली ब्राउजर पर सर्च करना है ट्रेंड लाइन एंड यहाँ पर हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको सुपरस्टार ये सेक्शन दिखाई देगा। सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आके आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सुपरस्टार शेयर होल्डर पोर्टफोलियोज इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। अभी यहाँ पर है हमारा असली काम, क्या कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स मतलब सुपरस्टार इन्वेस्टर्स जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी या सुनील सिंघानिया जी, आशीष कचोलिया जी, इन सभी सुपरस्टार इन्वेस्टर्स का हम यहाँ पर होल्डिंग्स को थॉरली एनालाइज करेंगे। देखेंगे कि किस शेयर में एक्चुअली यहाँ पर मल्टीबैगर होने की क्षमता है। हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड नोट्स को फॉलो करना है जो कि आपको ध्यान पूर्वक समझना है यहाँ पर कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है यहाँ पर जहां पर ये सुपरस्टार इन्वेस्टर्स या तो स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं अपने पुराने स्टॉक होल्डिंग में, या दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर ऐसे कौन से स्टॉक्स है जहां पर ये न्यू बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर ये स्टॉक्स देखोगे टॉप सुपरस्टार होल्डिंग्स में, तो आपको यहाँ पर टोटल होल्डिंग परसेंटेज नजर आएगा। यहाँ पर आपको ऊपर ही ये सभी स्टॉक्स दिखाई देंगे जहां पर इन सुपरस्टार इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा खरीदारी की है। तो यहाँ पर मैंने इन सभी स्टॉक्स को एनालाइज कर लिया है एक्चुअली, एंड यहाँ पर हमें खुद से इन स्टॉक होल्डिंग्स को फंडामेंटली भी देखना है और टेक्निकली भी देखना है, और अगर दोनों भी यहाँ पर ठीक से क्राइटेरिया मीट हो रहा है तभी हम जाके इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन पांचों स्टॉक्स में से उतना कुछ खास नहीं है, बट हम इंडिविजुअली यहाँ पर सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के सेक्शन में जाके अच्छे से स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे एंड उसमें से बेस्ट स्टॉक्स को ढूंढ निकालेंगे। और ज्यादातर मैंने ऐसे देखा है कि इनके पास जो स्टॉक्स होते हैं, ये जो स्टॉक्स होल्ड करते हैं, उनमें मल्टीबैगर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अभी मैंने अपने लिए कुछ स्टॉक्स को रिसर्च कर रखा है एंड वो कैसे मैंने सिलेक्ट किया है इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के ऊपर आने के बाद हमें ये सभी सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के नाम दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के ही स्टॉक होल्डिंग्स को पहले एनालाइज करना है। वो कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं सुनील सिंघानिया जी का पोर्टफोलियो एनालिसिस करना चाहूंगा। तो यहाँ पर आपको सुनील सिंघानिया जी का नाम दिखाई देगा एंड उनका पोर्टफोलियो का नेटवर्थ, तो जो कि है 2531 का इनका नेटवर्थ है। एंड यहाँ पर आपको रिसेंटली बॉट एंड रिसेंटली सोल्ड का सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ से ऊपर से आपको पता चलेगा कि इन्होंने ऐसे कौन से स्टॉक्स में खरीदारी की है या इंक्रीज किया है स्टेक, वो आपको यहाँ से ही पता चलेगा। पर फॉर द डीप डाइव एनालिसिस हमें इनके ऊपर, इनके पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन सेक्शन दिखाई देंगे। एक तो है नेटवर्थ हिस्ट्री, कि इनका किस तरह से पोर्टफोलियो एंड इनका नेटवर्थ किस तरह से बढ़ रहा है स्टॉक्स होल्डिंग्स के साथ। और उसके बाद इंक्रीज इन होल्डिंग परसेंटेज, अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सुनील सिंघानिया जी ने किस शेयर्स में खरीदारी की है न्यूली इस क्वार्टर में। क्वार्टर एंडिंग आप देख सकते हो सितंबर 2023 है, तो लेटेस्ट क्वार्टर में किन शेयर्स में इन्होंने खरीदारी की है, यहाँ पर आपको उन स्टॉक्स का नाम दिखाई देगा एंड यहाँ पर सोल्ड शेयर जहां पर इन्होंने बिकवाली की है। तो सिंपल है, रूपा एंड कंपनी, IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, ये सभी स्टॉक्स है जहां पर इन्होंने न्यूली बॉट किया है, बाय किया है। एंड यहाँ पर उसके साथ आपको ऐसे भी स्टॉक्स दिखाई देंगे जहां पर इन्होंने स्टेक को इंक्रीज किया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिसंबर 2021 में 2% का ही स्टेक था रूपा एंड कंपनी में, धीरे धीरे करके ये बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो रूपा एंड कंपनी को भी मैंने चार्ट के ऊपर एनालाइज किया है। फंडामेंटल्स तो अच्छे है ही, बट टेक्निकली अभी भी उतना फिट नहीं बैठ रहा है क्राइटेरिया में, तो इसलिए मैंने रूपा एंड कंपनी को सिलेक्ट नहीं किया है। अभी मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा टेक्निकली कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ से पहले मैंने तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये स्टॉक मुझे अच्छा लगा एंड आई विल शो यू व्हाई। तो 2.9% यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है रिसेंट लेटेस्ट क्वार्टर में, आप देख सकते हो। यहाँ पर भी बाइंग में हमें नजर आ रहा है। तो अभी हम इस कंपनी का एनालाइज करेंगे। तो जब भी आप किसी भी स्टॉक का नाम देखोगे सुपरस्टार इन्वेस्टर होल्डिंग्स में, तो आपको सीधे अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर आना है एंड उस स्टॉक को पहले टेक्निकली एनालाइज करना है कि किस तरीके से उसमें पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। एंड हमेशा लॉन्ग टर्म
पैटर्न्स पर फोकस कीजिएगा। मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर पहले एनालाइज करना है, टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करना है एंड उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज का चार्ट ओपन किया है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड यहाँ पर लॉग स्केल पर हमें चार्ट का स्केल हमेशा रखना है। प्रॉपर्ली चार्ट एनालिसिस हम तभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़े टाइम फ्रेम पर 2050 में जो रेजिस्टेंस हुआ करता था उसका ब्रेकआउट हो चुका था 3 अप्रैल में 2023 एंड ब्रेकआउट हो जाने के बाद अभी ये ऊपर 5 मंथ से कंसोलिडेट कर रहा है। तो इतना हमें पता चला, मैंने यहाँ पर पैटर्न भी ड्रॉ कर चुका हूँ एंड फिर 1 वीक टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे हम। तो इस तरीके से हम टॉप टू डाउन अप्रोच करेंगे, पहले मंथली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे एंड देन वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने देखा कि यहाँ पर एक कर्व पैटर्न का भी फॉर्मेशन हुआ है और इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका था बिफोर ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट हो जाने के बाद अब ये फिलहाल ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इतना तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर मल्टी या ब्रेकआउट ये कैंडिडेट है, टेक्निकल स्ट्रांग है अभी फिलहाल के लिए एंड यहाँ पर हमें वेट करना चाहिए पॉजिटिविटी का। यहाँ पर हम बाय भी कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ ये जो जोन है येलो जोन का। तो यहाँ पर 3500 का इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है जिसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो वी हैव टू फॉलो स्टॉप लॉस एट ऑल लेवल्स। फिर उसके बाद हमें screener.in पर आ जाना है एंड फंडामेंटल्स देखना है कि डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज आखिर बिजनेस क्या करता है, क्योंकि सारा खेल बिजनेस का है। अगर बिना बिजनेस को समझे अगर हम किसी भी स्टॉक में पैसा लगा देंगे तो डेफिनेटली वहां पर प्रोबेबिलिटी कम है। तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड क्या करती है, यहाँ पर है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है हाइड्रोलिक गियर पंप्स का एंड इनका मार्केट शेयर जो है वो 35% से भी ज्यादा है ग्लोबली इस सेगमेंट में एंड टर्बो चार्जर्स भी ये ऑटोमोटिव सेगमेंट में बनाती है। तो यहाँ पर आप कंपनी का डिटेल्स देख सकते हो एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली क्राइटेरिया फंडामेंटल्स की ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का 500 करोड़ के ऊपर होना ही चाहिए। 500 करोड़ के ऊपर अगर है तभी हम उस कंपनी में ट्रेड करने का विचार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो 2800 का यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आरओसी एंड आरओई डिसेंट है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वार्टर एंड प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाना है। ईयरली P&L स्टेटमेंट को देखना है कि टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं। तो सेल्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर सेल्स बढ़ नहीं रहे हैं, एक्सपेंसेस भी घट रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में हमें यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। डेफिनेटली अच्छी चीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर एक्सपैंड हो रहा है एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स में भी देखोगे तो आपको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, मतलब पॉजिटिव है। तो हमें बेसिक एनालिसिस करना है यहाँ पर एंड देखना है, कॉन कॉल्स को भी पढ़ना है। इसके लिए पढ़ना है क्योंकि कंपनी क्या अभी एक्सपेंशन करने जा रही है, कंपनी कैपेक्स करने जा रही है क्या। तो कैपेक्स के बारे में अगर पता करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है या नहीं, तो आपको बैलेंस शीट के ऊपर आ जाना है एंड फिक्स एसेट्स को देखना है। फिक्स एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं, जंप आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वहां पर कैपेक्स होने जा रहा है। यहाँ पर आप देखो CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर 15 करोड़ का CWIP था, फिर ये बढ़ के सीधे 79 के ऊपर चला गया, मतलब 5 गुना से ज्यादा यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में बढ़ोतरी हुई है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपेंशन प्लान्स इस कंपनी के अंदर चल रहे हैं। वो क्या चल रहे हैं उसको डिटेल में समझना है तो डॉक्यूमेंट्स पर जाना है आपको एंड कॉनकॉल्स में आपको हिस्ट्री कॉनकॉल्स पढ़ना है, प्रेजेंटेशन को पढ़ना है। इससे आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कंपनीज हम यहाँ पर सुपरस्टार इन्वेस्टर होल्डिंग्स में देखेंगे, यहाँ पर जो भी हम कंपनीज देखेंगे, सुनील सिंघानिया जी या आशीष कौशल्या जी, ये ऐसे कंपनीज को बाय करते हैं जहां पर फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। मोस्टली स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज में ही ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, बट डेफिनेटली उसके साथ हमें प्रॉफिट पोटेंशियल भी देखना है एंड क्या वहां पर कैपेक्स हो रहा है क्या। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंपनी को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, पैसा अपना स्पेंड करना पड़ता है एसेट्स के ऊपर, जिससे एक्सपेंशन होता है बिजनेस में। तो जहां पर कैपेक्स हो रहा है ऐसे कंपनीज में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज को अभी हमने एनालाइज किया है, मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में एंड टेक्निकली भी मल्टी अप ब्रेकआउट कैंडिडेट है। तो डेफिनेटली स्टॉक को हम रडार पर रख सकते हैं। उसके बाद हम और चीज क्या कर सकते हैं, आपने रूपा एंड कंपनी में भी देखा कि बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा चीज आपको ये करना है कि होल्डिंग वैल्यू आपको सबसे ज्यादा रखना है, ये चेक करने के लिए कि जो सुनील सिंघानिया जी है इन्होंने सबसे ज्यादा स्टेक कहां पर रखा है, किस स्टॉक में इन्होंने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जो कि इनके लिए सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक साबित हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पर हाईएस्ट होल्डिंग वैल्यू पर सिलेक्ट करेंगे एंड आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि रूट मोबाइल लिमिटेड इनका सबसे बड़ा बेट है, जहाँ पर इन्होंने 251 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। पर यहाँ पर स्टेक डिक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो कि 3.3 से ये कम हुआ है एंड रूट मोबाइल का उतना अभी टेक्निकली भी अच्छा नहीं है, तो इस स्टॉक में सिलेक्ट नहीं किया। तो इसी तरीके से मैंने नीचे आके कैरसेल लिमिटेड को सिलेक्ट किया। कैरसेल लिमिटेड एक सेरामिक टाइल्स इंडस्ट्री में वर्क करती है एंड यहाँ पर टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल दोनों भी बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो मैंने ओवरऑल सभी यहाँ पर कंपनीज को एनालाइज कर चुका हूं मैं एंड यहाँ से मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स को ढूंढा है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। मैं जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ आप सिंपल वो कर सकते हो। पहले जाना है सीधे कंपनी के नाम के ऊपर, कैरसेल लिमिटेड हमने पढ़ा राइट। तो कैरसेल के ऊपर जाएंगे हम एंड चेक करेंगे कि पैटर्न का क्या फॉर्मेशन हो रहा है, लॉन्ग टर्म रेंज बुलिश पैटर्न है क्या यहाँ पर।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है क्लियरली। एंड यहाँ पर अभी ये फिलहाल अपने रेजिस्टेंस के पास ही है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाते ही हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो इमीडिएटली हमें फंडामेंटल्स भी चेक करना है कंपनीज का। जब टेक्निकली अच्छा दिख रहा है तभी हम फंडामेंटल्स को भी चेक करेंगे एंड यहाँ पर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी में आखिर हो क्या रहा है एंड आगे जाके यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज है। तो आरओसी आरओई डिसेंट है, 15% के ऊपर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया मीट हो रहा है, 1000 से ऊपर का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद कंपनी के हम सीधे प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाएंगे स्टेटमेंट के ऊपर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, राइट, नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। मार्जिन्स की बात करें एबिटा मार्जिन, तो यहाँ पर एबिटा मार्जिन भी स्टेबल है, 22% 18% इसी के आसपास ये चल रहा है एंड यहाँ पर एक्सपेंशन भी हुआ है। बैलेंस शीट के ऊपर फिक्स एसेट्स को देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है बैलेंस शीट में कि हमें अदर लायबिलिटीज एंड अदर करंट एसेट्स का रेशियो चेक करना है। इससे हमें करंट रेशियो मिलता है एंड पता चलता है कि क्या कंपनी के पास इनफ एसेट्स है। तो यहाँ पर है क्योंकि 370 करोड़ के अदर एसेट्स है यहाँ पर 370 करोड़ एंड अदर लायबिलिटीज यहाँ पर 170 करोड़ के है, तो ज्यादा है अदर एसेट्स, करंट एसेट्स ज्यादा है। फिक्स एसेट्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो कि एक्सपेंशन में मदद करती है कंपनी को। एंड CWIP भी आप देख सकते हो, तो 206 से 328 तक का डायरेक्ट जंप है यहाँ पर। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सपेंशन प्लान्स चल रहे हैं। जब मैंने इनका कॉन कॉल भी पढ़ा था, आप यहाँ पर इनका कॉन कॉल भी पढ़ सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉन कॉल पढ़ने से आपको आइडिया लग जाता है कि आगे जाके इमीडिएटली कंपनी किस क्वार्टर में मेजर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने जा रही है, कहां पर कैपेक्स करने जा रही है, और उसी वक्त हमें प्राइस में भी तेजी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कोरिलेशन होता है हमेशा, तो बिजनेस में अच्छा हो रहा है तो प्राइस में भी अच्छा होगा, इसलिए कॉन कॉल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ से ओवरऑल सुनील सिंघानिया पोर्टफोलियो से मैंने दो स्टॉक्स को चुना था, कैरसिल लिमिटेड एंड डर्मेटिक टेक्नोलॉजीज। डर्मेटिक टेक्नोलॉजीज में यहाँ पर इन्होंने स्टेक को बढ़ाया है, इंक्रीज इन होल्डिंग्स हुआ है, राइट। एंड कैरसिल लिमिटेड हाईएस्ट होल्डिंग्स के सेगमेंट में मुझे दिख रहा था एंड इस स्टॉक को मैंने टेक्निकली एंड फंडामेंटली जब देखा तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी और एक बढ़िया चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि है बल्क डील्स एंड इनसाइडर ट्रेड्स। यहाँ पर अभी इनके पोर्टफोलियो के ऊपर आ जाने के बाद आपको बल्क एंड ब्लॉक डील्स का सेक्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे आपको यह पता चलेगा कि ये लाइव किस डेट पर किस स्टॉक को बाय कर रहे हैं। और ये सबसे अमेजिंग एंड पावरफुल फीचर है कि कब एक सुपरस्टार इन्वेस्टर, एक बड़ा प्लेयर किस स्टॉक के अंदर एंटर कर रहा है, किस डेट पे कर रहा है, वो आपको साफ साफ यहाँ पर पता चल जाएगा। एंड ऐसे फीचर्स ना दूसरे वेबसाइट पेड वर्जन में रखते हैं। लिटरली ट्रेंड लाइन एक ऐसा वेबसाइट है जो कि ऐसे अमेजिंग फीचर्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में परचेस किया था, यहाँ पर एक्शन आप देख सकते हो, डील टाइप बल्क डील है एंड यहाँ पर 14 अगस्त के दिन यहाँ पर एवरेज प्राइस 495 था। तो मेन चीज ये जाना है कि किस स्टॉक्स में ये बल्क डील थ्रू बाइंग कर रहे हैं एंड इनसाइडर ट्रेड्स पर आके भी आप चेक कर सकते हो कि किस स्टॉक में ये बाइंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैरसिल लिमिटेड में इन्होंने 16 अक्टूबर 2020 में एक्विजिशन किया था, बहुत पहले, एंड उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सेलिंग की है मैस्टेक लिमिटेड में। तो इससे हम अलर्ट हो सकते हैं क्यों सेलिंग की है उस स्टॉक में, अगर हम उस स्टॉक को होल्ड कर दे तो इस तरीके से हमें सिग्नल्स मिलते हैं एंड हम अलर्ट भी हो सकते हैं। फंडामेंटली हमें अनाउंसमेंट्स को भी चेक करना चाहिए कि किस कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में परचेस किया था रिसेंटली ही 14 अगस्त 2023 में। तो इस स्टॉक को भी मैंने एनालाइज किया था एंड अगर आपको याद हो तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इस कंपनी को मैंने शेयर भी किया था बहुत पहले। तो ये आप देख सकते हो क्लियरली कि अभी ये अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल के पास खड़ा है। एक चीज है यहाँ पर कि ये जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था, ये जो जोन है ब्लू जोन मैंने मार्क किया है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका था एंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट हो चुका था। तो यहाँ पर दो कंफर्मेशंस थे, डबल पैटर्न कंफर्मेशन कहते हैं इसको, इससे प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। ये टेक्निकल के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो मैं आपको साइड बाय साइड बता रहा हूँ। तो इसी वक्त मैंने अपने ब्रेकआउट सीरीज के अंदर इस स्टॉक को भी शेयर किया था एंड उसके बाद ये काफी ऊपर जा चुका है। यहाँ पर और अगर कंसोलिडेशन होता है देन वी कैन वॉच आउट फॉर दिस स्टॉक। तो ये जस्ट एक एग्जांपल हो गया कि किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पब्लिक शेयर होल्डिंग्स पर जाना है, यहाँ पर आपको वो सब इंपॉर्टेंट प्रोसेस को फॉलो करना है, जैसे कि मैंने कैरासिल को ढूंढा एंड डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज को ढूंढा। तो इंक्रीज इन होल्डिंग वाले स्टॉक्स को पहले एनालाइज करना है हमें एंड उसके बाद हाईएस्ट होल्डिंग वाले स्टॉक्स को भी एनालाइज करना है एंड जहां पर न्यू बाइंग हो रही है उन स्टॉक्स को भी एनालाइज करना है। इन तीन कैटेगरी के स्टॉक्स को हमें एनालाइज करना है। उसके बाद हम बल्क एंड ब्लॉक डील्स को भी देख सकते हैं कि कहां पर कब बाइंग हो रही है, या आप क्वार्टर सीजन के अलावा भी देख सकते हो, तो इसका यही खासियत है। उसके बाद इनसाइडर ट्रेड्स भी आपको एनालाइज करना चाहिए। तो अभी हमने ये सब कुछ देख लिया, अभी मैंने कुछ और स्टॉक्स को भी ढूंढा है डिफरेंट सुपरस्टार इन्वेस्टर पोर्टफोलियो से, तो वो कैसे ढूंढा है वो अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पर मुकुल अग्रवाल जी, ये भी सुपरस्टार इन्वेस्टर, इनके होल्डिंग्स जो रहते हैं ये भी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं जिनमें मल्टी बैगर्स बनने की पॉसिबिलिटी है। टेक्निकली भी काफी बार ऐसे लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट्स में ऐसे स्टॉक्स होते हैं। तो मुकुल अग्रवाल जी के पोर्टफोलियो पर जाके
आप क्वार्टर एंडिंग यहाँ पर देख सकते हो, लेटेस्ट क्वार्टर सिलेक्ट किया हुआ है मैंने। एंड अगर आपको ये भी चेक करना है कि प्रीवियस क्वार्टर में कौन से स्टॉक्स में बाइंग हुई थी, इंक्रीज इन होल्डिंग्स हुआ था, वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से। तो अभी मैं फिलहाल लेटेस्ट क्वार्टर ही करूंगा। तो लेटेस्ट क्वार्टर में यहाँ पर सबसे ज्यादा इंक्रीज किस शेयर में हुआ है होल्डिंग, कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एंड जोटा हेल्थकेयर लिमिटेड। इस स्टॉक को भी मैंने एनालाइज कर लिया है, टेक्निकली ठीक ठाक है जोटा हेल्थकेयर लिमिटेड, बट फंडामेंटली इट्स नॉट गुड एज ऑफ नाउ। बट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ बात हो सकती है, इनसाइड खबर हो सकती है इन सुपरस्टार इन्वेस्टर्स को, जहां पर इनका इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। इनको कुछ ना कुछ पता होता है, वो चीज एक पॉजिटिव फैक्टर जो कि कंपनी के शेयर प्राइस को ऊपर ले जा सकता है। तो यहाँ से मैंने कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को देखा था एंड मैंने अपने वॉच लिस्ट में भी रख दिया। आप देख सकते हो कि सितंबर 2023 चेंज परसेंट, मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज किया है इन्होंने स्टेक, 3.7% से ज्यादा। तो यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा क्वांटिटी बाय किया है। तो अगर मैं आपको कैपेसाइट का टेक्निकली पैटर्न दिखाऊं, तो यहाँ पर इस भी स्टॉक में आपको दिखाई देगा कि 2020 से लेकर अभी तक ये इसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड अभी ये जो रिसेंट ब्रेकआउट हो गया था, अभी यहाँ पर ही ये रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। यू कैन सी हियर कि इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट हो जाने के बाद ये जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करके इसी के बीच कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर ये जाता है, देन ओनली वी कैन सी सम पॉजिटिविटी इन द शेयर प्राइस। एंड यहाँ पर ये जो रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है या स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट के बाद, ये इसका मिनी ब्रेकआउट लेवल आप कह सकते हो कि बिफोर ब्रेकआउट जोन यहाँ पर स्विंग का ब्रेकआउट हो चुका है। तो इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर भी हम स्मॉल क्वांटिटी बाय कर सकते हैं एंड एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पर इसी लेवल के पास, ताकि हमारा लो रिस्क रहेगा एंड हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल रहेगा। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें एसएल को सेट करना चाहिए। तो एक कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में मुझे टेक्निकल अच्छा लग रहा था। एंड फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरओसी एंड आरओई यहाँ पर डिसेंट है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ के ऊपर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% है। एंड यहाँ पर मेन चीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ जाते हैं, सेल्स में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एंड नेट प्रॉफिट्स में क्या हो रहा है, ये साइक्लिकल बिजनेस है, कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, ये ईपीसी बिजनेस है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस किया है कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। यहाँ पर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, एनसीसी देखोगे, ये एक कैपेक्स पीरियड चल रहा है इंडिया में, इंडस्ट्रियल, ये एक कैपेक्स पीरियड चल रहा है इंडिया में, जहां पर हेवी कैपिटल इंडस्ट्रीज जो है वहां पर बहुत पॉजिटिविटी है। एंड यहाँ पर साइक्लिकल बिजनेस होने के कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अचानक से प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे एंड फिर से यहाँ पर नीचे जाने के बाद अभी ये एक्सपैंड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली टेक्निकली यहाँ पर अच्छा दिख रहा है पैटर्न। ऊपर से यहाँ पर सुपरस्टार इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पर इंक्रीज किया है स्टेक, तो कुछ ना कुछ बात होगी इस कंपनी में जो कि हमें पता होना चाहिए एंड वी विल रिसर्च इट थ्रू द कॉन कॉल्स। तो हमें हमेशा स्टॉप लॉस को भी सेट करना है एंड ऐसे कंपनीज में रिवॉर्ड पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा ही सेम प्रोसीजर आपको सभी सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के लिए करना है। एंड मेजर सुपरस्टार इन्वेस्टर्स जो है वो यही है कि मुकुल अग्रवाल जी, फिर आप आशीष कौशल्या जी के पोर्टफोलियो को भी ट्रैक कर सकती हो। चलिए अभी हम वही करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर अभी इन्होंने इस क्वार्टर में फेज 3 लिमिटेड और अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों ही कंपनीज में अपना स्टेक को इंक्रीज किया है बाय 0.07% एंड बाय 0.19%। तो फेज 3 लिमिटेड में ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मैं आपको टेक्निकल्स दिखाऊं यहाँ पर चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर आके, तो फेज 3 का अगर हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, तो यू कैन क्लियरली सी हियर कि ब्रेकआउट हो जाने के बाद स्टॉक काफी ऊपर चला गया। यहाँ पर 15% का रैली किया ब्रेकआउट हो जाने के बाद एंड 535 का हाई लगाया यहाँ पर ऑलमोस्ट। एंड अब ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करा है ब्रेकआउट हो जाने के बाद। तो उतना कुछ खास पैटर्न नहीं है एंड फंडामेंटल्स भी अगर आप देखोगे तो डिसेंट है। पर मेन चीज मुझे अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का बताना है आपको कि यहाँ पर पिछली बार भी आशीष कौशल्या जी ने पिछले क्वार्टर में भी अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में अपना स्टेक बढ़ाया था। एंड यहाँ पर अभी ये स्टॉक रिटेस्ट करने आ रहा है अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल को। और इस कंपनी में मैंने भी अपना अराउंड 25 to 20% को प्रॉफिट बुक किया था विद इन ओनली 6 डेज। तो यही पावर होता है कि सुपरस्टार इन्वेस्टर्स की जब हम होल्डिंग्स को ट्रैक करते हैं और बिजनेस एंड टेक्निकल्स मैच हो रहे हैं उस डाटा के साथ, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नाउ अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का अगर आप चार्ट देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर मैं आ जाता हूँ पहले। तो यहाँ पर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था फर्स्ट टाइम इन 3 जुलाई। तो 3 जुलाई को यहाँ पर फर्स्ट क्लोजिंग आया इस मंथली रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। 2017 से लेकर यहाँ पर ही टर्न अराउंड का पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया था, वी पैटर्न भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। एंड बिफोर ब्रेकआउट ट्रायंगल पैटर्न भी था, यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हो कि जब भी आपको बिफोर ब्रेकआउट वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन नजर आता है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल पैटर्न जहां पर बायर्स स्क्वीज जोन में चल रहे हैं एंड ब्रेकआउट हो जाने के बाद आपको एक एक्सप्लोसिव मूव नजर आता है, जो कि यहाँ पर हुआ। एंड इमीडिएटली इस ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट हो जाने के बाद मैंने एंट्री की थी एंड ये लगभग 42% ऊपर चला गया एंड अभी ये वापस रिटेस्ट करने आ रहा है। तो यहाँ पर अभी भी पोटेंशियल है एंड इसके भी फंडामेंटल्स अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट्स एंड सेल्स सभी बढ़ते हुए नजर आएंगे एंड रेशियोज भी बहुत पॉजिटिव है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरओसी एंड आरओई दोनों भी 20% से ऊपर है। सीधे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ जाते हैं तो आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ पर 297 करोड़ से ये 2015 करोड़ तक आ चुका है। लगभग 8x हो चुके हैं इसके सेल्स। और यहाँ पर अगर आप बॉटम लाइन में भी देखोगे तो 13 करोड़ 26 करोड़ नेट प्रॉफिट यहाँ पर साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है। तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग्स। तो ये बेसिक चीजें आपको देखनी है P&L स्टेटमेंट में। देन आपको बैलेंस शीट में देखनी है कि फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल बढ़ रहे हैं। देन बोरोविंग्स यहाँ पर क्या हो रहा है, बोरोविंग्स कम हो तो अच्छा है, एंड फिक्स एसेट्स अगर बढ़ रहे हैं देन बहुत अच्छा है कि वहां पर आपको एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है और बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है वहां पर। तो अग्रवाल इंडस्ट्रियल एक स्टॉक था जिसको मैंने सिलेक्ट किया है अभी के लिए। तो अग्रवाल इंडस्ट्रियल को इसी वजह से मैंने सिलेक्ट किया था। एंड अभी आप ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट सुपरस्टार इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो चेक करके ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड उसके बाद आप बल्क डील्स एंड इनसाइडर ट्रेड्स को भी चेक करना, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये लाइव मार्केट में कब बाय कर रहे हैं। एंड क्वार्टर सीजन के अलावा भी आपको बाइंग यहाँ पर नजर आएगी। तो ये बहुत पावरफुल फीचर है। फिर अगला स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया था वो इनके पोर्टफोलियो से सिलेक्ट किया था मैंने, पोरेंजो वेलियत इन्वेस्टर। तो इन्होंने यहाँ पर सिंगर इंडिया लिमिटेड, एरो ग्रीन टेक लिमिटेड और तेजो इंजीनियरिंग ऐसे और स्टॉक्स हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डिटेल में सारे स्टॉक्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सिंगर इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पर निकल के आ रहा है। इफ यू विल सी हियर लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट 2004 का रेजिस्टेंस था। ये 2004 का रेजिस्टेंस जो कि ब्रेकआउट हुआ 2021 में। एंड ब्रेकआउट हो जाने के बाद यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, एंड दैट आल्सो फॉर अराउंड 2 इयर्स। तो 2 साल का यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ, एंड ब्रेकआउट हो जाने के बाद अभी ये और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज द ग्रेट पोटेंशियल स्टॉक जो कि मैंने ऐसे ही सिलेक्ट किया था, सिंगर इंडिया लिमिटेड। फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पर P&L स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि सेल्स यहाँ पर इंक्रीज तो हो रहे हैं, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है यहाँ पर इंक्रीज होते होते यहाँ पर डिक्रीज हो गया है मार्च 2023 में, ड्यू टू सम रीजन। वो हमें चेकआउट करना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट पढ़ के। तो यहाँ पर आपको ऐसे कंपनीज को प्रीफर करना है ज्यादातर जहाँ पर नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं एंड सेल्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये आप बेसिकली चेक कर सकते हो। फिर बैलेंस शीट पर आकर आपको फिक्स एसेट्स को देखना है। तो ये सारी चीजें आपको वैसे के वैसे सिलेक्ट करना है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है कैश फ्लोज में कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ रहा है साल दर साल देन इट्स वेरी पॉजिटिव। एंड नेट प्रॉफिट एंड CFO दोनों को हमें कंपेयर करके देखना है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। तो CFO भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि आपको चेक करना चाहिए। एंड देन आप रेशियोज भी आप देख सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये लगी कि सिंगर इंडिया लिमिटेड में लॉन्ग टर्म रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है। जब भी ऐसे इतने बड़े टाइम फ्रेम पर जब भी ब्रेकआउट होता है देन देयर इज अ हाई ग्रोथ पोटेंशियल, कि यहाँ पर लगभग 15 ईयर से ज्यादा का भी पीरियड का ब्रेकआउट हो चुका है। देन समथिंग इज गोइंग ऑन इन दिस बिजनेस दैट कैन ब्रिंग हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन दिस कंपनी। तो ऐसे जब भी हमें लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट दिखाई दे, एक रेंज में रेक्टेंगुलर पैटर्न हो सकता है वो, या ट्रायंगल पैटर्न 5 सालों का, 10 सालों का, या मल्टी ब्रेकआउट कैंडिडेट्स, तो ऐसे कंपनीज को भी आपको प्रीफर करना चाहिए। मैंने ज्यादातर सुपरस्टार इन्वेस्टर्स को ऐसे ही कंपनीज में स्टेक को इंक्रीज करता हुआ मैंने देखा है। तो पोरेंजो वेलियत ने यहाँ पर ऐसे 2 कंपनीज है जहां पर लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट हुआ है एंड इन्होंने उन शेयर्स में बाइंग की है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आपको ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है। ओके, 500 करोड़ के ऊपर ही चाहिए मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये सारी चीजें थे। फिर मैंने और एक कंपनी को सिलेक्ट किया था सीता कुमारी इन सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो से। तो वो कंपनी का नाम था प्रीमा प्लास्टिक्स लिमिटेड। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में चार्ट दिखा देता हूँ तो प्रीमा प्लास्टिक्स लिमिटेड का अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर अभी ये एक स्विंग ब्रेकआउट के पास है। तो यहाँ पर आप देखो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कि यहाँ पर डाउनफॉल हो जाने के बाद कंपनी वापस ऊपर आया वी पैटर्न में, एंड देन यहाँ पर हायर लोज का फॉर्मेशन करते हुए ये अपने इस लाइन को हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इसका ब्रेकआउट हो जाने के बाद हमें अच्छा खासा यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकता है इफ इट्स डन प्रॉपरली। तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। हर कंपनी में हमें स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि ये सुपरस्टार इन्वेस्टर्स भी गलत हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज गारंटीड नहीं होती, तो हमेशा हमें स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना है। और जो होल्डिंग पीरियड रहेगा वो लगभग 1 क्वार्टर 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का रहना चाहिए हमारा यहाँ पर, क्योंकि हम क्वार्टरली एनालाइज कर रहे हैं, राइट। एंड फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स जब भी कंबाइन होते हैं एंड बड़े टाइम फ्रेम पर हम एनालाइज कर रहे हैं तो उन स्टॉक्स को हमें मिनिमम 6 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए होल्ड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस मूवमेंट। तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो अभी हमने सुपरस्टार पोर्टफोलियोज का एनालिसिस करना सीख लिया है हमने कि किस तरीके से हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना है। आशीष कचोलिया जी, सुनील सिंघानिया जी, मुकुल अग्रवाल और सीता कुमारी और पोरेंजो वेलियत, ये इंपॉर्टेंट कुछ सुपरस्टार इन्वेस्टर्स है। और फिर आप डॉली खन्ना, इनका भी पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ से आपको फिर बल्क डील्स एंड इनसाइडर ट्रेड्स भी आपको ट्राई करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप ऐसा अगर कंप्लीट एनालिसिस करोगे देन आपको बहुत अच्छे खासे स्टॉक्स मिल जाएंगे। एंड फंडामेंटल्स भी जरूर चेक करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन हैं एंड यहाँ पर FIIs हैं। तो आपको हमेशा पता करना होता है कि FIIs आखिर कौन से स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, तो आपको वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। इजंट दिस अमेजिंग। तो यहाँ पर
जो भी टॉप सुपरस्टार होल्डिंग्स आप देख सकते हो कि एफआईज ने किन स्टॉक्स में ज्यादा बाइंग की है, तो वो सभी स्टॉक्स का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो एक्सप्रो इंडिया, सेनको, प्रताप स्नैक्स, न्यूलैंड लैबोरेटरीज, ये सभी कंपनीज है जहां पर एफआईज का अभी ज्यादा फोकस है। तो किन एफआईज पर हमें ज्यादा फोकस करना है? वैनगार्ड फंड हो गया एक तो, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कहां पर इन्होंने अभी रिसेंटली बाइंग किया है। एक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऊपर से ही आप स्टॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो देख के टेक्निकली। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का जब मैंने टेक्निकल्स देखा तो यहाँ पर एक बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रहा है, पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये बिफोर ब्रेकआउट कैंडिडेट है। तो ये है चार्ट एचसीसी का। क्लियरली आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के पास अभी ये है। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, टोटल 3 टाइम्स यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर चुका है ऑलरेडी, एंड ये 4th टाइम अभी यहाँ पर इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ पर ये भी रेजिस्टेंस एक्ट करेगा इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो ये सारे प्रीवियस स्विंग हाइज आपके मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनकर आ जाते हैं, एंड 72 का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। सबसे बुरी चीज ये कंपनी की ये है कि इनकी जो फंडामेंटल्स है वो पुअर है। तो यहाँ पर टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स दोनों नहीं मैच हो रहे हैं, सो वी कांट ट्रेड दिस स्टॉक। तो आपको अपने हिसाब से क्राइटेरियाज को देखना है। तो एचसीसी के उतने कुछ फंडामेंटल्स खास नहीं है, अभी भी लॉस मेकिंग है, एंड यहाँ पर उतना कुछ खास रेशियोज भी नहीं है, ना ही इनके बोरोविंग्स यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स जब फंडामेंटल्स टेक्निकल्स के साथ मैच नहीं होते तो परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो मैं आपको सारे टाइप्स के एग्जांपल्स दिखा रहा हूं ताकि आप जब भी स्टॉक सिलेक्शन करने बैठो तब आप इन सभी चीजों का ध्यान रखो। तो ये था वो सारी चीजें कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ पर वो बाइंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पर वैनगार्ड फंड एक हो गया, देन नोमुरा भी है यहाँ पर, एंड देन आप यहाँ पर मालाबार इन्वेस्टमेंट्स को भी आप देख सकते हो कि ये कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एफआईआईज हैं जहां पर आप ट्रैक कर सकते हो इनके होल्डिंग्स को। और फिर एक सबसे ग्रेट फंड ये भी है गोल्डमैन सैक्स। तो इन्होंने यहाँ पर किस कंपनीज में इंक्रीज किया है अपना स्टेक, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर भी आपको वही करना है, इंक्रीज इन होल्डिंग्स वाले स्टॉक्स को पहले देखना है, और जहां पर इन्होंने नई खरीदारी की है कंपनी में उन स्टॉक्स को भी हमें एनालाइज करना है। तो यहाँ से स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छा यहाँ पर टेक्निकल्स भी दिखा रहे हैं, फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, एंड बल्क डील्स एंड इनसाइडर ट्रेड्स को भी आप देख सकते हो। तो यही चीज मुझे बताना था कि सुपरस्टार इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज को देख के हम किस तरीके से नेक्स्ट पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो ये बेसिक प्रोसीजर करने से आपको बहुत अच्छा बिजनेस का भी आइडिया लग जाएगा, एंड आपको अच्छे खासे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे। सो दिस वाज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट आई वांटेड टू टेल यू।